हेलो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 7th क्लास की है जो कि एसएसटी की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तान। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। मतलब कि इतिहास के अध्ययन के लिए मतलब जो हमारा पास्ट था, जो हमारी हिस्ट्री थी, उसका हम अध्ययन कैसे, उसके बारे में कैसे पता चलता है हमें अभिलेख, सिक्कों और भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण है इतिहास, तारीख। देखो ये इम्पोर्टेंट है। और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख एक वचन, मतलब तारीख को एक वचन और तारीख को बहुवचन बोलते हैं। जैसे एक वचन बस्ता बस्ते होता है ना, तो उसी तरीके से तारीख एक वचन और उसका बहुवचन क्या हुआ, तारीख। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? फारसी में। नेक्स्ट देखो, तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। मतलब तारीख जो होते थे वो जो घटना का एक्सप्लेन करते थे, वर्णन करते थे, उसमें वो तारीख भी डालते थे और उनको एक्सप्लेन भी करते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, मतलब कि वो उन्हें सजेशंस भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे। मतलब तारीख के जो लेखक थे, जो तारीख लिखते थे, वो नगरों में रहते थे, वो गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब कि वो जो इतिहास लिखते थे वो इसलिए लिखते थे ताकि उन्हें बहुत सारा इनाम मिले। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो इसमें ये क्या करते थे, शासकों को क्या बोलते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। वो क्या कहते थे कि ये जो अधिकार है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और लिंग भेद पर आधारित है। उनके विचार से लोग सहमत नहीं होते थे। उनके विचारों से, जो वो विचार रखते थे, लिखते थे, उनसे लोग सहमत नहीं होते थे। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। मतलब चौहानों को पहले किस नाम से जाना जाता था? चहमान नाम से जाना जाता था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। समृद्धशाली मतलब अमीर लोग, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मतलब कि इस शहर में क्या हुआ, बहुत ही अमीर लोग आके अपना व्यापार शुरू करने लगे और बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने बनवाया। यहाँ देलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कौन सी शताब्दी में हुई, ये इम्पोर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। देखो ये इम्पोर्टेंट है। अगर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे व्यापारी आ जाएंगे जो बहुत अमीर थे, तो वो तो वैसे भी बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही समृद्धशाली मतलब बहुत ही अमीर जैन व्यापारी आए थे, उन्होंने मंदिर बनवाए और 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब कि वो अलग अलग क्षेत्रों में दिल्ली फैल गया। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली के शासक राजपूत वंश, तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, अरंगपाल 1130 से 1145, चौहान जो थे वो 11 से 65 से 1192 में रहे, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। तो इनको आप पढ़ लेना, इन सबको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला है कि सबसे पहले शासक कौन थे और वो कब तक रहे। और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, शमसुद्दीन। देखो यहाँ पे प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया, यासुद्दीन बलबन। खलजी वंश में कौन था, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। तुगलक वंश में कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में कौन था, खिरिज खान। लोधी वंश, बहलोल लोधी। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा रीड कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था, इतिहास के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य हमारी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, तारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने आंसर लिखा है इसका। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर और लास्ट वाले में आप कुतुब मीनार के बारे में लिखेंगे। मैंने इसकी ऊंचाई लिखी है सिर्फ।